जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आज आप सभी को मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पर पुनः स्वागत है। और आज का हमारा जो क्लास चलने जा रहा है, जो लेक्चर होने जा रहा है, वो होने जा रहा है भारतीय संविधान का महामैराथन। मैराथन ही नहीं, महामैराथन। और इस क्लास में हम लोग संविधान के निर्माण प्रक्रिया से लेकर किस किस अधिनियमों के तहत हमारा संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन से भाग हैं, किस भाग में क्या क्या पढ़ना है, किस अनुसूची में क्या पढ़ना है, किस अनुच्छेद में क्या पढ़ना है, संविधान में मूल जो परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, उन तमाम तथ्यों को जानेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो विगत वर्षों के एग्जाम में हुए हैं, उन तमाम चीजों को जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे। और आज 2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे जो संविधान की पढ़ाई महीनों में होती है, उस महीनों की पढ़ाई हम 2 घंटे में पूरा करने जा रहे हैं। प्लस में जो एग्जाम अभी फिलहाल में है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, ये जो भी एग्जाम हो जिसमें संविधान से प्रश्न आते हैं, उन तमाम एग्जाम के लिए ये रामबाण होने जा रहा है। इसलिए मैंने आज के क्लास का नाम रखा है महामैराथन। 2 घंटे में पूरे के पूरे संविधान को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बने रहते हैं वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं, संविधान की पृष्ठभूमि को समझते हैं। पहले जानते हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें और फिर हम लोग संविधान की पृष्ठभूमि को समझेंगे। तो संविधान लिखने वाले कैलीग्राफर जो थे, जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखने का काम किया, मैं संविधान की पुस्तक भी आपको कुछ पलों में दिखाऊंगा। एक कोई व्यक्ति जाएंगे और ऑफिस से संविधान वाला पुस्तक लेके आएंगे, जो संविधान को समझते हैं। 2 तरफ संविधान होगा, एक उधर संविधान होगा और एक इस तरफ होगा। दोनों तरफ से दोनों संविधान लेके आएंगे। एक मेरा ला के बुक की तरफ मिलेगा और एक साइड में मिलेगा, जहां आप लोग बुक रखते हैं उसके ऊपर में। तो संविधान जो लिखने के वाले कैलीग्राफर थे, कैलीग्राफर का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और उनकी तस्वीरें भी आपको दिख रही होगी। इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखने का काम किया गया था। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि संविधान लिखने वाले कैलीग्राफर का नाम क्या था, तो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब संविधान पे पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था? संविधान जो लिखा गया था, उस लिखे गए संविधान पर पहला हस्ताक्षर, सिग्नेचर करने का काम जो किए थे, वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो बिहार से ही रहने वाले हैं। अब कुल संविधान पे हस्ताक्षर कितने हुए थे? कुल जो संविधान के अंदर हस्ताक्षर किए गए हैं, मूल संविधान के अंदर, उन हस्ताक्षरों की संख्या 284 है। 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर करने का काम किया है। अब संविधान सभा की जो समिति का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए, पृष्ठभूमि जो तैयार हुई थी, उसमें कुल महिलाओं की जो संख्या थी, वो महिलाओं की संख्या कुल 15 थी। यानी 15 महिलाओं लोगों ने भी संविधान सभा में भागीदारी निभाई थी। अब कह रहा है कुल संविधान में पेज कितने हैं, तो मैं आपके सामने आपके संविधान को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये 2 संविधान है, आपके सामने 2 संविधान दिख रहे, दोनों में एक ही चीज लिखी गई है, ऐसा नहीं कि दोनों में डिफरेंट चीज है। ये सेंट्रल लॉ एजेंसी जो है वो पुस्तक को पब्लिश की है, और ये मूल संविधान है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे फोटो में, तस्वीरों में, वो मूल संविधान है। इस संविधान को सौंपा जा रहा है भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को। और ये देखिए संविधान, ये पेज है, और देखा जाएगा तो आपको सबसे पहले भीमराव अंबेडकर आपको देखने को मिलेंगे। मैं पेज को व्हाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इसका पेज दिखे। यहां आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, है ना? आपके राजेंद्र प्रसाद है, सबसे पहला फोटो आपका BR अम्बेडकर का है। फिर संविधान सभा में जो लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष वगैरह थे, जिन लोगों ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सहयोग किया, उनकी कुछ तस्वीरें हैं, कुछ यादें हैं। जो सम्मेलन किया गया था उसका तमाम डेट्स वगैरह हैं। हस्ताक्षर करते हुए देखिए राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग की तस्वीरें हैं। और ये हमारा भारत का संविधान है, सत्यमेव जयते। और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, हमारे संविधान की कुंजी है। और यहां से अब आपकी संविधान प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारे देश का देखा जाए तो मूल संविधान है। आपको ये संविधान की प्रतियां दिख रही होगी, जिसमें आगे दिया गया है कौन कौन सा भाग कहाँ है, कौन सा अनुच्छेद किसके अंतर्गत रखा गया है, निर्वाचन को किसके अंतर्गत रखा गया है, राष्ट्रभाषाएं किसके अंतर्गत है, नागरिकता किसके अंतर्गत है। तमाम चीजें इस संविधान में वर्णित है। ये मूल संविधान की छाया प्रतियां हैं।
हाँ, तो हम लोग जिक्र कर रहे थे संविधान में कुल पेजेस की संख्या। तो संविधान में कुल पेजेस की संख्या आपकी 251 पेजेस हैं, जिसमें अगर संविधान निर्माण में कुल खर्च की बात मैं करूं तो कुल खर्च लगा था 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया लगा था संविधान निर्माण में खर्च। अगर समय की बात करूं मैं तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान में कुल कितनी हिंदी भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो कुल हिंदी शब्दों का जिक्र जो किया गया है वो किया गया है 1,17,369 शब्द जो हैं वो यूज किए गए हैं हिंदी भाषा में। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे तो 1,46,385 जो है अंग्रेजी शब्द का उपयोग किया गया पूरे के पूरे संविधान में। अगर संविधान सभा के प्रारूप समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्हें आप लोग कहते हैं कि संविधान के पिता हैं, संविधान के निर्माता हैं, संविधान के शिल्पकार हैं, कानून के ज्ञानी हैं, कानून के पिता हैं। आधुनिक ज्ञान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और प्राचीन कानून का पिता कहा जाता है मनु को कहा जाता है। मनु ने मनु स्मृति लिखा था, जो प्राचीन कालों में एक कानूनी पुस्तक थी जिसके आधार पर दंड लोगों को दिए जाते थे। विधान था उसमें, कर्मकांड का वर्णन था। तो ये प्राचीन कानून के पिता की बात करेगा तो मनु होंगे। अगर आधुनिक भारत के कानून के पिता की बात करेगा तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब होंगे। ये थी संविधान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि मैंने आपके सामने रूबरू रखा। अब हम लोग जिक्र कर रहे हैं संविधान के विभिन्न पहलुओं पे, अब हम लोग आ जाएंगे। आइए जानते हैं हम लोग संविधान के विभिन्न पहलुओं को। वो छड़ी कहाँ गया जो रखा हुआ था? भारतीय संविधान का विकास और इतिहास समझते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के विकास और इतिहास को जानते हैं। तो कह रहा है कि संविधान, पहले तो संविधान का अर्थ आप लोग जान लीजिए। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ होता है संविधान। क्या होता है? संविधान, यानी सभी लोगों के लिए सामान्य विधान। भारत में जितने नागरिक हैं, जितने लोग हैं, इस देश में जितने लोग रहते हैं, सभी के लिए समान विधान, सामान्य कानून, सामान्य प्रक्रिया, सामान्य संहिता का उपयोग करना एक पुस्तक में संग्रह किया गया है, उसे कहा जाता है संविधान। और संविधान के आधार पर ही हमारा देश चलता है। तो उसी संविधान के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे और कंपटीटिव के व्यू से देखेंगे कि कंपटीशन में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि संविधान किसी भी देश की कानूनी दस्तावेज है। संविधान किसी भी देश की क्या है? कानूनी दस्तावेज है, जिसपे कानून निर्भर करता है, सिस्टम चलते हैं, प्रोटोकॉल निर्धारित करता है, कानून ही करता है, वो पुस्तक ही करती है। और किसी भी देश के संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है। यानी किसी भी देश की बुनियादी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये निर्धारण करने का काम कौन करता है? तो संविधान करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यानी जिसके अंतर्गत कहा जाए तो उस पर जनता शासित होती है, यानी जनता ही क्या करती है? मत देती है, वोट देती है, उसके बाद अलग अलग पद वाले लोगों को चयन करती है। और चयन करने के बाद वो लोग 5 साल के लिए, जितने भी वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, उतने वर्ष उनकी उद्देश्य होती है जनता की सेवा करना। अब देखते हैं भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित होते हैं, एक मौखिक होते हैं। मौखिक को बोलते हैं अलिखित संविधान। तो दुनिया में सबसे पहले संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था अमेरिका के अंदर। सबसे पहले जो लागू हुआ था वो अमेरिका के अंदर हुआ था। लेकिन अगर लिखित संविधान की बात करेंगे कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो अपने इंडिया का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने इंडिया का है। और अलिखित संविधान की बात करेंगे तो आपका ब्रिटेन का हो जाता है। इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित है। अब हमारे यहाँ संविधान बनाने की प्रक्रिया जो सिस्टम के आधार पर चली वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। संविधान के निर्माण के पृष्ठभूमि में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान का पृष्ठभूमि जो निर्माण हुआ है, यानी कानून अंग्रेजों ने जो बनाया, वो सबसे पहला कानून का जिक्र होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का होता है। फिर भारत के संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहा तो भारत के 1935 भारत शासन अधिनियम का हुआ, जो अंग्रेजों ने बनाया था। आज भी आपके संविधान में 75% चीजें जो हैं वो आपके 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं। तो संविधान निर्माण करने में 3 चीजों का काफी योगदान रहा। आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो पृष्ठभूमि रहा संविधान का, भले ही अंग्रेजों लोगों ने ही तैयार किया, वो अपने अनुसार तैयार किए, लेकिन पहला पृष्ठभूमि 1773 से तैयार हुआ। दूसरा 1935 का शासन अधिनियम जो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा कहा जाए तो एक पहलू रहा।
फिर आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य आए, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, जिन लोगों ने भारतीयों के साथ मिलकर भारतीय के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि को पटरी पर लाया और उसी आधार पर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में आपका संविधान तैयार हुआ। आइए जानते हैं विभिन्न तथ्यों को। सबसे पहले देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था, क्योंकि इनसे आपके प्रश्न आते हैं और जितने भी आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जितने भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ये दिमाग से निकाल लीजिए कि हम बिहार पुलिस के सिर्फ स्टूडेंट हैं या फिर हम एसएसजीडी या रेलवे के स्टूडेंट हैं। ये दिमाग से निकाल लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, खास करके भारत के अंदर जो एग्जाम होता है जिसमें संविधान से क्वेश्चन अगर है तो आपका इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। इसीलिए मैंने आज के क्लास का नाम रखा है महा मैराथन क्लास। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखते हैं तो कह रहा है कि उससे पहले जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। उसने भारत में अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत को जकड़ने का एक न्योता दे दिया, एक रास्ता दे दिया। इससे पहले यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से अंग्रेज लोग रहते थे, लेकिन 1757 के युद्ध होते ही उस समय अंग्रेज पूर्ण रूप से बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए और जैसे उनका आधिपत्य बंगाल पे होता है, अब वो बिहार और उड़ीसा की ओर मोड़ लेते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे। तो शासन का काल शुरू हो जाता है। इसी बीच में 1773 के बाद 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो जाता है। अपने बक्सर में पड़ोसी जो अपना जिला है, पटना का पड़ोसी जिला जो बक्सर हो जाता है, वहां पे हो जाता है बक्सर का युद्ध। तो ये तमाम युद्धों ने क्या किया, भारतीयों को तो आपस में तोड़ा ही तोड़ा, तो भारतीयों में यूनिटी नहीं थी और इसी का लाभ उठाकर अंग्रेज लोगों ने शासन प्रशासन शुरू कर दिया। कहा कि भाई भारत में लोगों के अंदर एक्टिविटी नहीं है, एकता नहीं है, तो क्यों ना हम इसका लाभ ही उठाते हैं। जो हम व्यापार करने के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं, अब यहाँ शासन करेगा तो सारी वस्तुएं मेरी होगी, उसको हम किसी को पैसा नहीं देना है, जो चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं संसाधनों का। राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण भी भारत पर अंग्रेजों ने 190 सालों तक शासन किया। रहे तो यहाँ 300 साल तक, लेकिन 190 सालों तक इन लोगों ने पूर्ण रूप से भारत को लूटने का प्रयास किया, शासन करने का प्रयास किया। तो कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद, किसको जीत लिए जाने के बाद, बंगाल को जीत लिए जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया। 2 तरह की शासन चली हमारे यहाँ, बीसीआई और ईसीआई, ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया और ईस्ट क्राउन ऑफ इंडिया। 1757 से 1857 तक चला ईसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1757 के बाद 1857 से लेकर 1947 तक चला ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया का शासन। ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया का शासन इसलिए चला कि 1857 का विद्रोह जो हुआ उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से हटा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया को यहाँ पे स्वशासित कर दिया गया। उसको भी जानेंगे, एक पूरा का पूरा क्लास हम लोग 1857 पे पढ़ेंगे। 1857 बहुत महत्वपूर्ण है। 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, वो कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किस क्षेत्र में से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया और इसी शासन के अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट लाए। एक्ट मतलब कानून, एक्ट मतलब कानून, एक्ट मतलब अधिनियम ऐसे होता है इंग्लिश का, लेकिन सिंपल भाषा में उसको समझिए, कानून लाया अंग्रेजों ने समय समय पर और भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। यही कानून जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहा, यही कानून जो है भारत को संविधान निर्माण करने की एक सीढ़ी का मार्ग बनाया, जिससे आसानी से हम छत पे चढ़ सकते हैं। करा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था, तो 74 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेगा तो दिमाग में सीधे सेव कर रहा है 1773। ऐसा नहीं कि अब यहाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब समझिए कि अच्छा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में हुआ, नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यानी 1773 वाले एक्ट के तहत 1774 में देश में पहला कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी पूछ सकता है कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 में हुई। किस अधिनियम के तहत अगर क्वेश्चन पूछता है तो सीधे उल्टा 73 हो जाएगा और रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगी। और भारत में कहां पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की हुई, तो कोलकाता के अंदर हुई। किस अधिनियम, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम। ध्यान रखने वाली बातें हैं। स्थापना की गई जिसका मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, एलिजा हिम्पे को बनाया गया। कौन थे, एलिजा हिम्पे थे, जिनको बनाया गया पहला देश का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा किस एक्ट के तहत इन्हें बनाया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये तस्वीरें आपको दिख रही, आज भी ये है कोर्ट आपका कलकत्ता के अंदर, आप देख सकते हैं जाकर, लेकिन इस स्थिति में नहीं है। अब कह रहा है 1935 के शासन अधिनियम, 1935 के शासन अधिनियम कह रहा है कि भारत में संविधान का बहुत सा भाग इसी अधिनियम से लिया गया है।
1935 के शासन अधिनियम से 75% लगभग भाग जो हैं वो लिए गए हैं आपके 1935 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा हुआ था 1853 में, किसका? अफगानिस्तान का। 1853 में अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको अलग कर दिया? अफगानिस्तान को अलग किया। दूसरा में किसको अलग किया? आपको 1935 के अधिनियम के तहत म्यांमार को अलग कर दिया। तीसरा के तहत आपका पाकिस्तान अलग हुआ 47 में, और चौथा टुकड़ा के तहत बांग्लादेश 1971 में। 4 खंडों में भारत को तोड़ दिया गया। तो 3 तो आजादी से पहले टूटे और चौथा टूटा पाकिस्तान से टूट करके अलग किया गया आपको बांग्लादेश को 1971 में किया गया। इसी के अंतर्गत कह रहा है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई? 1935 में हुआ था ना आरबीआई की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं बैंकों का बैंक। अब आते हैं अगले पृष्ठभूमि की तरफ। 1946 में कैसे पृष्ठभूमि तैयार हुई? तो कह रहा है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और संविधान सभा का गठन किया गया। पूछ सकता है प्रश्न कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था? तो ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बनी थी जिसके पीएम थे क्लाइमेट एटली। याद रखिएगा, क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली ने ही किसको भेजा? कैबिनेट मिशन को भेजा भारत में कि जाओ भारत में पृष्ठभूमि तैयार करवाओ और देखो कि परिस्थितियां अनुकूल है तो 48 तक आजाद किया जाएगा। 47 नहीं, 1948 तक आजाद कर देंगे, जुलाई 1948 तक। लेकिन भारतीय लोग कहेंगे नहीं, उतना टाइम कौन देगा भाई, जल्दी जल्दी करो जल्दी। तो यहाँ पे भारतीयों के प्रेशर की वजह से 1947 में ही आजाद कर दिया गया आनन फानन में। कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। याद रखिएगा 389। अब 292 थे ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि। कितने थे? ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि कितने थे प्रश्न पूछेगा तो 292। कितने थे? 292। 93 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर, ये अंग्रेजों द्वारा बांटे गए क्षेत्र थे। अंग्रेजों ने 292 क्षेत्रों पर डायरेक्ट अपना अधिकार किया हुआ था। ब्रिटिश प्रांत उसे कहा गया, जिस पर डायरेक्ट अधिपत्य रहा था। फिर देसी रियासत यानी 93 को राजा लोग थे उस समय, राजवाड़ा जिसको कहा गया है, यानी राजा भले उस समय नहीं होंगे लेकिन राजा के अनुसार वहां की सारी सिस्टम को चलाई जाती थी। और 4 चीफ कमिश्नर। 4 चीफ कमिश्नर का मतलब होता है अंग्रेजों का हेड क्वार्टर, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, जैसे मुंबई हो गया, जैसे मद्रास हो गया, ये सब हेड क्वार्टर था अंग्रेजों का। तो ये चीफ कमिश्नर थे। यानी इतने संग्रहों को मिला करके बना संविधान सभा। कितने सदस्य इसके हो गए? सदस्य 389। याद रखिएगा 389 सदस्य थे कुल। अब आते हैं संविधान सभा पे। तो पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक की गई और बैठक में सबसे बुजुर्ग लोग थे, है ना। अब इसमें सभा में अगर चुना जाएगा कि भाई कौन सबसे इसमें बुजुर्ग लोग हैं, तो जिनका 8, 9 में 10 में डेट ऑफ बर्थ इनका होगा, सबसे बुजुर्ग माने जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एज वाले हैं, है ना, सबसे ज्यादा उम्र वाले होंगे ना। चलिए, तो संविधान सभा में कह रहा है कि प्रथम बैठक में कौन रहे? सबसे बुजुर्ग। सबसे बुजुर्ग रहे मतलब सबसे ज्यादा एजेड लोग होगा, जिसका उम्र सबसे अधिक होगा। तो सबसे बुजुर्ग में थे उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी नहीं, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया कि आप भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। कहां हुआ? ढाका में। कौन हुआ? ढाका में। सलीमुल्लाह और आगा खां था ना, ये दोनों मिलकर इसकी अध्यक्षता किया था, इसकी बैठक पूरा किया था। अब मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया। बोला कि हम इनको लाइक नहीं करते हैं, इनको हटाइए, ये अध्यक्ष पद लायक नहीं है। तो 2 दिन बाद क्या किया गया? उनको हटा दिया गया, क्योंकि ऐसे भी अस्थायी थे नहीं। तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पूछा गया उससे, भाई तुमको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, राजेंद्र प्रसाद बनेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं।
तो नहीं है तो बन जाओ। तो बना दिया गया किनको? राजेंद्र प्रसाद को। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। कैवी बैठक? पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहले बैठक में ही है लेकिन तीसरा डेट को, यानी 13 तारीख को, ठीक है, समक्ष पेश किया गया। और इसी के साथ संविधान बनाने की कार्रवाई शुरू की गई। पहले उद्देशिका होना चाहिए, क्या उद्देश्य पर हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो किस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहे हैं? कौची के नौकरी करना है, काहे पढ़ रहे हैं, तो उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा सभा में उद्देशिका को क्या किया गया? प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। अगला कह रहा है कि सभा के कुछ प्रमुख समितियां और अध्यक्ष थे। कुछ समितियों के अध्यक्ष, जैसे संचालन करने वाले समिति कौन है? सभा का संचालन कौन करेगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इसका प्रारूप तैयार कौन करेगा? रूपरेखा कौन तैयार करेगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के प्रमुख समिति में 2 कार्यभार संभालने का काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे वो, याद उनको एक बार देख लिए उनको याद हो जाता था। और दोनों हाथों लिखते थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, दोनों हाथों उनको लिखने का आता था। संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है ये चीज। अब हुआ घोषणा हुआ 3 जून 1947 को। यह घोषणा कर दिया गया कि भारत का बंटवारा होगा, एकदम लीगली तरीका से अब बंटवारा होगा। अब भाई रुकने वाला नहीं, अब बंटवारा होके ही रहेगा। तो भारत 15 अगस्त 1947 को विभाजित कर दिया जाएगा और पाकिस्तान 14 अगस्त को। पाकिस्तान को आजाद किया जाएगा 14 अगस्त को और भारत को 15 अगस्त को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यानी पूर्ण गठन किया गया। जब देश विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, क्या क्या परिवर्तन करना है उसके लिए फिर से संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया 1947 में। कब? 1947 31 अक्टूबर के बाद, यानी आजादी के बाद। अब आजादी के बाद तक कुल सदस्य की संख्या कितने रह गए? 299, क्योंकि बाकी बढ़ के कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। अब 229 को प्रांतीय सदस्य हो गए और 70 को क्या हो गए? देशी रियासतों के सदस्य हो गए। भारत के अंदर फिर से संविधान सभा का गठन किया गया आजादी के बाद। इसमें कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो 299, जिसमें 229 को प्रांतीय और 70 को देशी रियासत हो गए। अब कह रहा है कि दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। बहुत सारे देशों में गए, 8-9 देश का संविधान पढ़ने के बाद सबका अध्ययन, पहले से तो पढ़े हुए थे लेकिन फिर से जाकर दोबारा, एक पढ़ने के दिमाग से पढ़े और एक बनाने के दिमाग से पढ़े, तो दोबारा जाके पढ़े और उसका एनालिसिस किया, अध्ययन किए और अध्ययन के आधार पे उन्हें लगा कि अब इन चीजों को अपने संविधान में जोड़ना चाहिए और मसौदा तैयार किए। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। संविधान सभा में जो सदस्य लोग थे, 299 लोग बचे हुए, उन लोगों ने कहा कि अब इसको हमको क्या कर देना है? पारित कर देना है, क्योंकि अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब इसके शब्दावली क्या निकलता है? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत का प्रश्न आएगा तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया था। प्रत्येक साल मनाते हैं हम लोग संविधान दिवस के रूप में। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणराज्य देश बन गया। गण मतलब गणतंत्र देश, गणराज, गणतंत्र, गणराज। गणतंत्र मतलब लोगों का शासन यहाँ चलेगा। पाकिस्तान बना कैसा शासन देश? सैन्य तंत्र बना। आपका चाइना बना साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला, ठीक है। और भारत बना गणतंत्र। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। लोगों के पास शासन है, जिसको चाहेगा उसको मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, विधायक, एमपी, पीएम, सीएम, जिसको चाहे बना सकता है। तो इसलिए भारत का संविधान कैसा है? गणतांत्रिक संविधान है।
अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हो जाएगा। क्या है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। हमने संविधान के पृष्ठभूमि में ही ये बता दिया था आपको। संविधान में कुल कितने प्रारूपों पर बहस चली? तो 114 दिनों तक जो प्रारूप तैयार हुआ कि ये सब्जेक्ट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, बहस किया लोग, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, अच्छा ठीक है ऐसा हो जाता है, ये बोला तो ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, है ना। तो 114 दिन तक सोचिए, देश का संविधान लिखा रहा है तो कम दिन बहस हुआ जी। यहाँ बंटवारा होता है तो रोज रामायण महाभारत होता है ना। एगो घर बनाना होता है, मंदिर बनाना होता है, कुछ बनाना होता है तो उस पर इतना बहस होता है, डिबेट होता है, ना यहाँ ये होना चाहिए, होना चाहिए, यहाँ ठोकर दिया जाएगा, रोड में नहीं दिया जाएगा, होता है कि नहीं होता है। आई तो संविधान बना तो समझिए सब वहाँ बुद्धिजीवी आदमी था कि 114 दिन में निपटा दिया। 1 साल 14 दिन चलता हो। संविधान निर्माण में कुल लागत कितना बता दी है? 63,96,729 रुपया खर्च है। संविधान बना कितना समय में, मतलब बनने के बाद कुल भाग कितना हुआ? 22 गो, 395 मूल अनुच्छेद रहा और 8 गो अनुसूची। ये मूल संविधान की बात कर रहा है। मूल संविधान में कितने भाग? 22, 395 अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या 8 है। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अब 395 मूल अनुच्छेद हैं। अगर 4 के कब पूछेगा, है ना, 19 से कब पूछेगा, 19 से कब पूछेगा, ये सब जोड़ला पर कितना हो जाएगा? 450 प्लस 452 53 हो जाएगा। वो ABCD क ख जोड़ेगा तब होगा, लेकिन मूल कितना? 395 ही है। अनुसूचियां बढ़ी 4, आपको लिखवाया भी गया है 4 कौन कौन सी अनुसूचियां बढ़ी। आते हैं, देखते हैं संविधान सभा का कुछ अन्य कार्य को देख लेते हैं। तो संविधान सभा में कह रहा है कि सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये मत सोचिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो वही दिन अपना लिया होगा, नहीं। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने कहा कि यही झंडा हमारा होगा, 3 रंग का तिरंगा, है ना, बीच में अशोक चक्र और उसमें तीलियों की संख्या 24। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी को अपनाया गया किसको? राष्ट्रगान को। और 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ये तीनों महत्वपूर्ण तथ्य है। ध्वज को कब? 22 जुलाई को। राष्ट्रीय गान को कब? तो 24 जनवरी को। राष्ट्रीय गीत को कब? तो 26 जनवरी को, है ना, 1950 में और 1947 में। महत्वपूर्ण तथ्य है। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो कौन कौन लोग थे जिनको क्या क्या मिला, है ना। तो देख लेते हैं, कुछ कुछ पद हैं, उन पदों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला? पद प्रधानमंत्री का, है ना। बनने वाले तो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन यहाँ पे हो गया लोचा। लोचा क्या हो गया? मित्र भक्ति के कारण वो जान रहे थे अली जीना के अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल तो घूस घूस के मारेंगे पाकिस्तान के अंदर, जो हम आके जम्मू कश्मीर में तंग कर रहे हैं वहां मारेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नॉमिनेट हुआ प्रधानमंत्री के लिए। सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी बने और आपके रक्षा मंत्री भी बने। रक्षा मंत्री बलवंत सिंह को फिर बाद में बना दिया गया था। फिर कह रहा है कि मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन होंगे? मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। जॉन मथाई रेलवे मंत्री बने। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। बलदेव सिंह को बना दिया गया फिर रक्षा मंत्री, ठीक है। बाद में फिर रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया था। शुरू में भाग दौड़ इन्हीं को दिया गया था। फिर कह रहा है कि राजकुमारी अमृता कौर बनी स्वास्थ्य मंत्री और R.K. मुगमन सेठी कौन बने? तो ये वित्त मंत्री बने। क्या बने? वित्त मंत्री। तो ये प्रमुख कैबिनेट मंत्री लोग थे। क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे। जो पहली हमारे यहाँ अंतरिम सरकार गठन हुई थी, जो कि इंग्लैंड के संविधान से चल रही थी। 1853 के संविधान से ही लोग का गठन हुआ था। 1947 के संविधान से थी। 1950 संविधान से गठन नहीं हुआ था, क्योंकि 47 में हमारा मंत्रिमंडल का पहले गठन हुआ था। बाद में संविधान लागू होने के बाद 50 में फिर गठन हुआ था। अब देख लेते हैं संविधान के प्रमुख स्रोतों को। तो दुनिया भर के बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का क्या तैयार किया? मसौदा तैयार किया। इसमें अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। अब देशी स्रोत में क्या है और विदेशी स्रोत में क्या है? मैंने बताया था कि देशी स्रोत में आपका 1953 का शासन अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। 1953 बोल दिए का?
अच्छा 1935 है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभावशाली क्या रहा? भारत शासन अधिनियम आपका 1935 का, जिसमें 395 अनुच्छेद में से 250 गो अनुच्छेद वहीं से लिया गया है। 395 में कुल अनुच्छेद है 250 जो कहां से लिया गया है? 1935। पूछ सकता है कि कुल अनुच्छेदों में 1935 से लिए गए अधिनियम से कितने अनुच्छेद है? तो 250 अनुच्छेद है। कितने हैं? 250। बचा हुआ जो हो गया अलग से जोड़ा गया वो कहां से लिया गया? अमेरिका से। अधिकार वगैरह पढ़े आप लोग। ब्रिटेन से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, आयरलैंड से, जर्मनी से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अन्य देश से लिया गया। कितने देशों से? 9 अन्य देशों से लिया गया। और साथ ही 1935 का तो अधिनियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये दक्षिण अमेरिका है। 9 ही देश हैं जहां से लिया गया है सोर्स। अब देखते हैं आगे। करेक्ट। संविधान में मूल विचारों पर किसी देश के पेटेंट नहीं है। संविधान के किसी भी उसका मूल सिद्धांत है वो पेटेंट नहीं है कि सिर्फ उसी देश में लागू रहेगा, किसी अन्य देश में भी लागू हो सकता है। अच्छे विचारों के लिए लिया जा सकता है। ये कथन था भीमराव अंबेडकर। मान ले भारत का संविधान किसी को बढ़िया लगेगा, पाकिस्तान सब तो नहीं, अपने देश में कट मर जाएगा तो कहे कि जी भारतीय वाला बड़ा बढ़िया, ओकरे ले लेते हैं रूलवा, तो अपने यहाँ से भी वो ले सकता है, नियम कानून को अपने देश में लगा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिस देश का संविधान बन गया ओकरे देश में रहेगा, दूसरा देश में नहीं रहेगा। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। याद रखिएगा, एकल नागरिकता। अपने भारत में एकल नागरिकता है, एक ही देश की नागरिकता रहेगी, 2 देश की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा वीजा आपको मिल सकता है कि उस देश में भी जाकर आप जितना दिन रहना है रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन नागरिकता आपको एक ही देश की मिलेगी। और संसदीय प्रणाली, संसद में जो प्रणाली होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। सोर्स पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या सोर्स लिया गया है? तो वहां से लिया गया मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होगी, उपराष्ट्रपति का गठन कैसे होगा, उपराष्ट्रपति कौन होंगे, न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, इसकी व्यवस्था कहां से लिया गया? अमेरिका से। आयरलैंड से लिया गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के अंदर नीति निर्देशक तत्व होता है, पढ़े भी होंगे आप लोग। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। दोनों सब्जेक्ट कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला देख लेते हैं विभिन्न देशों से और सोर्स में। जर्मनी से लिया गया आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, कौन की थी? इंदिरा गांधी। कौन की थी? इंदिरा गांधी। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सिस्टम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो स्थापित प्रक्रिया है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संवैधानिक संशोधन। हम लोग आज इस वीडियो में संवैधानिक संशोधन भी पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपका समवर्ती सूची का विभाजन। समवर्ती सूची में जो विभाजन किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती, 3 तरह की सूचियां होती है ना। समवर्ती सूची में जो विभाजन लिया गया है वो कहां से लिया गया है? आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब समवर्ती सूची का कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकती है, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर दोनों लोग क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनाया गया। लेकिन स्वास्थ्य विषय पर अपना राज्य भी अपना कानून बना सकता है, साथ में शिक्षा विषय पर राज्य भी अपना कानून बना सकता है। अभी तो केंद्र का कानून चल रहा है ना, नया जो शिक्षा नीति आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो केंद्रीय चल रहा है, लेकिन राज्य वाला भी तो चल रहा है। कॉपी किताब देने का ना है व्यवस्था बच्चा लोग को। अब रूस से मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। और किसकी समिति के सिफारिश पर? यही क्वेश्चन पूछ देता है, बार बार ही क्वेश्चन पूछता है। किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर क्या किया गया? शामिल किया गया आपके संविधान में। अब क्या क्या है? तो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्था एवं राष्ट्र ध्वजों एवं राष्ट्रीय गानों का आदर करे, ये हर एक इंसान का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, हिंसा से दूर रहे। रेलवे जैसे बोलती है, रेलवे आपकी संपत्ति है,
आपके सुखद सुखमय यात्रा के लिए हम कल्पना करते हैं। और कभी कभी लेट होता तो बोलता है कि यात्रीगण हुई असुविधा के लिए खेद है, ट्रेन नंबर 12392 जो दिल्ली से चलकर राजगीर तक जाने वाली है, जो अपने निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से चल रही है, आप सभी को हुई असुविधा के लिए खेद है। पटना ये 14:20 पे पहुंचेगी, है ना, ऐसा बोलता है ना। ये एक शब्द बोलता है कि यात्रीगण आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। खेद के चक्कर में 3 घंटा आपको बैठाएगा, सोच लीजिए, है ना। एक सिंपल सा वर्ड है, खेद है। अब बोलता है बार बार रेलवे आपकी संपत्ति। आपकी संपत्ति मतलब ये नहीं कि पंखा खोल के उसका लेके चले आए घरे, बल्ब खोल के लेके चले, एसी लगल तो एसी खोल के लेके चले आए। कितना लोग तो सफेदिया चदरवा कस लेता है जी झोला में, एसिया वाला में के कस लेता है, तकिएवन सब कस लेता है बड़का बड़का बैग में। ये सब तो गलत है ना। रेलवे आपकी संपत्ति आपको यूज करने के लिए दिया है, ये नहीं कि आपको घर ले जाने के लिए दे दिया है। अब रजाई तो सबको देखेंगे बड़ा बढ़िया तौली था, तौलिया कस लेते हैं बैगवा में, करता है लोग, कितना लोग कस के लेके आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना है, देख रेख करना है। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी कर रहा है तो देखते रहेंगे, उसको पकड़वाएंगे, पुलिस से उसको डांटेंगे, बोलेंगे। कितना लोग देखिए चाबी से बैठा रहेगा सीटों पर, ऐसे से नखोरित रहेगा। कितना लोग नाखून से नखोरित रहता है, कितना कम देखे हैं सीटों पर बैठ के जो बाइक की चाबी रहेगा और ऐसे सीटों पर नखोरित रहेगा। अरे अपना पैसा लगता था समझ में आता, सरकार के लगल है, सरकार क्या करेगा, टिकट पर 2 रुपये बढ़ा देगा तो कितना के पॉकेट में मार हो जाएगा, करोड़ों रुपये ओकरे पास आ जाएगा। वो सीट बर्बाद करके क्या करोगे? 2 रुपये टिकट बढ़ा दिया तो लीजिए कितना करोड़ों अरबों का मालिक हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा इसका अनुनन करें, यानी उसका पालन करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग भाग और अनुच्छेद को समझते हैं। यहां से हमारा एक और राउंड शुरू हो जाता है, ठीक है। भाग और अनुच्छेद के बाद में हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टॉप कर दीजिएगा।